हेलो बच्चा पार्टी। मैं अभिषेक एसपी सर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में जिसका नाम है बायोलॉजी प्लेलिस्ट। तो हम लोगों ने जो 10th क्लास की नई सीरीज़ शुरू की है जैव प्रक्रम या लाइफ प्रोसेस की, कल उसमें हम लोगों ने पढ़ा था पोषण व पोषण की विधियां या न्यूट्रिशन या टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, जिसमें सबसे पहले हमने पोषण को पढ़ा था, फिर पोषण के प्रकार। तो पोषण के प्रकार में हम लोगों ने स्वपोषी और परपोषी जीवों के बारे में अध्ययन किया था। ठीक है, इस प्रकार से हमने क्या किया था, उसको पढ़ा था। तो उस वीडियो को देखने के लिए आप लोग चैनल पे जाइए और उस वीडियो को ढूंढिए और उसको पढ़िए। आज हम लोग जो पढ़ेंगे पोषण में, वो पौधों में पोषण या सीधे सीधे हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि पौधों में। तो चलिए बिना किसी देरी के क्लास 10th के पहले चैप्टर जैव प्रक्रम या लाइफ प्रोसेस का जो हेडिंग है प्रकाश संश्लेषण, उसको शुरू किया जाए। तो चलिए ठीक है, देखिए। तो पहले हेडिंग में डाल ही लेता हूँ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस या इसी को हम लोग हिंदी में कहते हैं क्या, प्रकाश संश्लेषण। तो फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, तो चलिए कट नहीं रहा, ठीक है। जो पौधे होते हैं वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपने भोजन का निर्माण करते हैं और उसी क्रिया को क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण। अब हम लोग इसको एकदम शुरू से समझेंगे कि पौधा मिट्टी से जो जल अवशोषित करता है, उस जल से लेके पौधे के किस भाग में फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, उस भाग तक अध्ययन करेंगे उसको। तो सबसे पहले हम लोग जो पढ़ने वाले हैं उसमें पढ़ेंगे पौधे की पत्ती की आंतरिक संरचना। क्यों? क्योंकि पौधे के पौधे को जड़ तना पत्ती में अगर विभाजित किया जाए तो पौधे के पत्ती वाले भाग में सबसे अधिक प्रकाश संश्लेषण की क्या होती है, क्रिया होती है। तो हम लोग पत्तियों को ही पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो पौधे की सबसे पहले हम लोग किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं, पत्तियों के बारे में। तो ठीक है, तो सबसे पहले मान लीजिए एक प्लांट है, तो हम पौधे को बनाएंगे। ठीक, पौधा है, चलिए दिख रहा है, ठीक। ये मान लीजिए मिट्टी की सतह होगी इधर, और इधर पौधा क्या होगा, या कोई पेड़ ग्रो कर रहा होगा, वृद्धि कर रहा होगा। इस तरीके से उसमें शाखाएं होंगी, उसकी ब्रांचेज होंगी और उसकी पत्तियां होंगी। चलो समझने के लिए हम ऐसे बना लेंगे। और जड़ भी होगा ऐसे, ठीक। मिट्टी भी होगी, कट नहीं रहा, ठीक है। तो पौधों में क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्या होती है, क्रिया होती है। आई थिंक इधर लाइटिंग ज़्यादा आ रही है, तो मैं थोड़ी देर यहाँ रुक जा रहा हूँ, ठीक। देखो, ये पौधे की क्या होगी, लीफ, या इसी को हम क्या कहेंगे, पत्ती, ठीक। दूसरा, ये पौधे का होगा स्टेम, या इसी को हम क्या कहेंगे, तना, ठीक, दिख रहा है, चलो। और ये पौधे का होगा रूट, या इसी को हम कहेंगे जड़। तो पौधे के जड़ में पतले पतले रेशे निकले होते हैं, ठीक। उन रेशे को हम कहते हैं मूल रोम या रूट हेयर, या इसी को हिंदी में हम कहेंगे मूल रोम, ठीक। तो जैसे मूली उखाड़ा जाए तो मूली तो पूरा एक जड़ है, पर उस मूली में जो सफ़ेद वाला है उसमें पतले पतले धागे नुमा संरचनाएं निकली होती हैं, जिन्हें हम रूट हेयर या मूल रोम कहते हैं। तो अगर ये मिट्टी की सतह है तो मिट्टी के सतह में कुल 4 प्रकार के जल पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो मान लो ये सॉइल है, सॉइल, या इसी को हम क्या कहेंगे, मृदा या मिट्टी। तो अगर कह रहे हैं मिट्टी में कितने प्रकार के जल पाए जाते हैं, तो मिट्टी में पाए जाते हैं कुल 4 प्रकार के जल। पहले जल को कहते हो मान लो क्रिस्टलीय जल, क्रिस्टलीय जल। दूसरे जल को कहते हैं आर्द्रता जल। तीसरे जल को कहते हैं गुरुत्वीय जल, गुरुत्वीय जल। और चौथे प्रकार के जल को कहते हो केशिका जल। एकदम आराम से समझिएगा, केशिका जल। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, ठीक, कल के मुकाबले। तो जो क्रिस्टलीय जल है उसको इंग्लिश में हम कहते हैं क्रिस्टलाइन वाटर, क्रिस्टलाइन वाटर। आर्द्रता जल को हाइग्रोस्कोपिक वाटर। गुरुत्वीय जल को ग्रेविटेशनल वाटर, ग्रेविटेशनल वाटर।
और केशिका जल को कैपिलरी वाटर, कैपिलरी वाटर कहते हैं। ठीक, तो मिट्टी में सीधे सीधे समझो क्या प्रकाश संश्लेषण को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो पहले मैं थोड़ा सा आउटलाइन समझा रहा हूँ कि किन किन चीज़ों की प्रकाश संश्लेषण में हमें ज़रूरत है। तो एक पौधा है जो मिट्टी में लगा हुआ है, पौधे को 3 भाग में विभाजित कर रहे हो, पहला जड़, दूसरा तना, तीसरा पत्ती। जड़ वाले भाग में पतले पतले रेशे निकले होते हैं जिसे मूल रोम या रूट हेयर कहते हैं। तो पौधे का जो मेन जड़ होता है वो कभी भी जल अवशोषण की क्रिया नहीं करता है। जड़ में जो पतले पतले रेशे या मूल रोम निकले होते हैं वही मिट्टी से क्या करते हैं, जल को अवशोषित करते हैं। और मिट्टी में कुल कितने प्रकार के जल पाए जाते हैं, 4 प्रकार का, जिसे क्रिस्टलीय जल या क्रिस्टलाइन वाटर, आर्द्रता जल या हाइग्रोस्कोपिक वाटर, गुरुत्वीय जल या ग्रेविटेशनल वाटर, केशिका जल या कैपिलरी वाटर कहते हैं। अब कह रहे हैं ये चारों है क्या। तो इन चारों में अगर हम मिट्टी के कणों को ऐसे बनाएं, ठीक, इसको क्या कहें, मिट्टी के कण या सॉइल पार्टिकल जो भी कह लें, इसको क्या कह रहे हैं हम, मिट्टी के कण, या इसे हम क्या कह रहे हैं, सॉइल पार्टिकल। ठीक, इसको क्या बोले, मिट्टी के कण या सॉइल पार्टिकल। तो मिट्टी के कणों में यदि जल मिट्टी के कणों के अंदर है, मिट्टी के कणों के अंदर है, तो उस जल को हम कहेंगे क्या, क्रिस्टलीय जल। तो इसकी परिभाषा में हम लोग क्या लिखेंगे, इस जल को हम क्या बोलेंगे, क्रिस्टलीय जल। ठीक, तो इसकी परिभाषा में जैसे कह रहा है कि यहाँ कोई पेड़ है अगर, तो उसका जड़ होगा, तो वो जड़ क्या होगा, मिट्टी के कणों के बीच में जो अंतरा पार्टिक क्या कहते हैं कि हाँ कोशिकीय स्थान होगा, उसमें क्या होता है, वृद्धि करता है, न कि मिट्टी के कणों के अंदर वृद्धि करता है क्या, रूट हेयर या मूल रोम। ठीक, तो उसमें होता क्या है कि यदि परिभाषा में क्या लिखेंगे, वर्षा का वह जल जो मिट्टी के कणों में उपस्थित होता है उस जल को हम क्या कहेंगे, क्रिस्टलीय जल या क्रिस्टलाइन वाटर कहेंगे। और यह जल पौधों के द्वारा अवशोषित नहीं किया जाता है। दूसरा, आर्द्रता जल किसे कहेंगे, मिट्टी के कणों के बीच में जो खाली स्थान है उस खाली स्थान में यदि जल वाष्प के रूप में है, वेपर के रूप में है, तो उस जल को हम क्या कहेंगे, आर्द्रता जल। तो वर्षा का वह जल जो मिट्टी के कणों के बीच में उपस्थित खाली स्थान में वाष्प के रूप में पाया जाता है उसे क्या कहते हैं, आर्द्रता जल या हाइग्रोस्कोपिक वाटर कहते हैं। जबकि वर्षा का वह जल जो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण भूमि के निचले सतह में चला जाता है उसे क्या कहते हैं, गुरुत्वीय जल या ग्रेविटेशनल वाटर कहते हैं। और चौथा और सबसे अंतिम है जिसे कहते हैं क्या, केशिका जल या कैपिलरी वाटर। इसकी परिभाषा में लिखते हैं हम लोग, वर्षा का वह जल जो मिट्टी के कणों के बीच में उपस्थित खाली स्थान में तरल पदार्थ के रूप में होता है उसे केशिका जल या कैपिलरी वाटर कहते हैं। और यह जल पौधों के द्वारा क्या होता है, अवशोषित किया जाता है, किसकी सहायता से, मूल रोमों की सहायता से या रूट हेयर की सहायता से। तो मिट्टी में कुल 4 प्रकार के जल पाए जाते हैं जिसे क्रिस्टलीय जल, आर्द्रता जल, गुरुत्वीय जल तथा केशिका जल कहते हैं। इन चारों प्रकार के जल में से ये जो शुरू के 3 हैं, यह तीनों प्रकार के जल मिट्टी के जड़ों द्वारा या मिट्टी के जड़ों द्वारा पौधों के जड़ों द्वारा अवशोषित नहीं किए जाते हैं। केवल पौधों में क्या अवशोषित किया जाता है, कौन सा जल, केशिका जल। और मिट्टी में जल की कुल मात्रा को, मतलब इन चारों प्रकार के जल को मिला के कहते हैं होलार्ड। इसे क्या कहते हैं, होलार्ड। होलार्ड। तो अगर कह रहे हैं मिट्टी में पाए जाने वाले जल की कुल मात्रा को क्या कहते हैं, तो होलार्ड कहते हैं। और उस जल में से कौन सा जल पौधों द्वारा अवशोषित किया जाता है, तो वह जल होता है केशिका जल केवल। ठीक, दूसरा, मिट्टी का अध्ययन अगर पूछेगा क्या कहलाता है, तो उसे कहते हो पेडोलॉजी। मिट्टी का अध्ययन क्या कहलाएगा, पेडोलॉजी। मिट्टी में जल की कुल मात्रा को क्या कहते हैं, होलार्ड। यह जल कितने प्रकार का होता है, तो 4 प्रकार का, क्रिस्टलीय जल, आर्द्रता जल, गुरुत्वीय जल और केशिका जल। और मिट्टी में जो जल है उसमें से किस जल को पौधे अवशोषित कर पाते हैं, तो केवल केशिका जल को। क्यों कर पाते हैं, क्योंकि यह तरल पदार्थ के रूप में पाया जाता है। गुरुत्वीय जल इतना नीचे है जहाँ पौधे के जड़ विकसित नहीं होते, जिसके कारण यह जड़ों द्वारा अवशोषित नहीं किया जाता। आर्द्रता जल वाष्प के रूप में होता है, इसलिए यह मूल रोमों द्वारा या जड़ों द्वारा अवशोषित नहीं किया जाता। और क्रिस्टलीय जल मिट्टी के कणों में उपस्थित होता है, जिसके कारण वहाँ पौधे के जड़ या मूल रोम विकसित नहीं होते, तो यह जल भी पौधों द्वारा अवशोषित नहीं किया जाता। अब इस तरीके को, इसको पूरी तरीके से समझ गए होंगे, तो इसको मैं पूरी तरीके से अब हटा रहा हूँ। ठीक, चलो
इतना मैं इसको मिटा रहा हूँ। अब आ जाते हैं हम पत्ती वाले हिस्से पे। ठीक, चलो बाहर की चीज़ों पे थोड़ा ध्यान कम दीजिएगा, उतना तो मेंटेन करना ही पड़ेगा मुझे भी। देखो, मान लो कह रहा है कि ये किसी पौधे की पत्ती है। ठीक, ये क्या है? लीफ, या पौधे की क्या है? कोई पत्ती। तो यदि पत्ती को हम इस तरीके से काट दें तो उसको मोटाई में हम काट रहे हैं। तो जब किसी वस्तु को हम मोटाई में काटते हैं तो उसे कहते हैं हम लोग क्या? टीएस, या पूरा लिखते हैं ट्रांसवर्स सेक्शन, या इसी को हिंदी में कहते हैं हम लोग क्षैतिज काट। तो एक पत्ती को लेके उसको मोटाई में क्या कर काट, जैसे ये पत्ती है मान लो ऐसे, ठीक, ये पूरा ऐसे, तो इसको ऐसे बीच से हम क्या किए? काट दिए। काटने के बाद इसको अगर हम देखें तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा, इस तरीके से। ये दोनों किनारे यहाँ पर होंगे, और बीच वाला ये जो हिस्सा है मिड रिब जिसको कह रहे हैं वो ये वाला होगा। और इतने हिस्से को स्लाइड बनाकर सूक्ष्मदर्शी की सहायता से अगर हम देखें, माइक्रोस्कोप की सहायता से, ठीक, सूक्ष्मदर्शी में, तो हमें पत्ती की आंतरिक संरचना दिखाई देगी। जो किस प्रकार होगी मैं उसे बनाकर अब आपको समझाने वाला हूँ। तो वो कुछ इस तरीके से दिखेगा। ठीक, थोड़ा सा समय लगेगा, मुझे 1 मिनट का समय दीजिएगा बस। ये इस तरीके से क्या होगा? दिखेगा। ठीक, ऐसे नीचे वाले हिस्से में भी होगा। आप चाहें तो और भी बना सकते हैं, कोई चीज़ काउंट करके यहाँ पर नहीं बनाना। ठीक, जैसे अगर हमारे पास कोई पत्ती हो, ठीक है, कोई पत्ती है, तो पत्तियों को देखोगे तो उसका जो ऊपरी सतह होता है वो चिकना होता है, और निचला वाला सतह क्या होता है? खुरदुरा होता है। तो ऊपरी सतह को कहते हैं अपर एपिडर्मिस या ऊपरी बाह्य त्वचा, और निचले सतह को कहेंगे हम लोअर एपिडर्मिस या निचली बाह्य त्वचा। ठीक, तो पत्ती की जो अगर ये ऊपरी सतह है तो इसे कहेंगे अपर एपिडर्मिस, या इसे हम हिंदी में कहेंगे ऊपरी बाह्य त्वचा, और इसे लिखेंगे लोअर एपिडर्मिस, या इसे हम कहेंगे हिंदी में निचली बाह्य त्वचा। ठीक, तो पत्ती के ऊपरी सतह को क्या कहेंगे? अपर एपिडर्मिस, और निचले सतह को क्या कहेंगे? लोअर एपिडर्मिस। जो ऊपरी बाह्य त्वचा है उसमें एक आवरण और पाया जाएगा पतला सा, उस आवरण को हम कहेंगे क्यूटिकल। क्या कहेंगे? क्यूटिकल। उपचर्म लिख सकते हैं हम इसको, ठीक है ना, जो बना होता है काइटिन का। किसका बना होता है? काइटिन का। इसको क्या कहेंगे? उपचर्म। इसको कहेंगे ऊपरी बाह्य त्वचा। इसको कहेंगे निचली बाह्य त्वचा। ठीक, तो एक पत्ती है, उसको क्षैतिज काट में काटे, उसके बाद उसके सामने वाले हिस्से को सूक्ष्मदर्शी या माइक्रोस्कोप से देख रहे हैं, तो ऊपरी सतह जो हमें दिखाई देगी पत्ती की, जो चिकनी है, उस भाग को हम कहेंगे ऊपरी बाह्य त्वचा, और निचले वाला हिस्सा जो खुरदुरा होगा दिखाई देगा उसे कहेंगे निचली बाह्य त्वचा। और ऊपरी बाह्य त्वचा के ऊपर एक और पतला सा आवरण पाया जाएगा जिसे कहोगे क्यूटिकल या उपचर्म, जो बना होता है किसका? काइटिन का। ठीक, इतनी चीज़ें आप समझ में आ गई होंगी। ठीक, अब कह रहा है कि पत्तियों में छोटे छोटे पोर या छिद्र पाए जाते हैं। इन छिद्र को हम कहते हैं स्टोमेटा, या हिंदी में कहते हैं इसको हम रंध्र। तो यहाँ पर भी क्या है? गैप है, तो इसको क्या कहोगे? स्टोमेटा, या इसी को हम क्या कहेंगे? रंध्र। ठीक, दूसरा, इसमें भी नीचे की तरफ है, तो नीचे भी क्या लिखोगे? स्टोमेटा या रंध्र। मतलब पत्ती के ऊपरी सतह में भी और निचले सतह में, दोनों भाग में क्या पाए जाते हैं? स्टोमेटा पाए जाते हैं। अब कह रहा है इन सब में सबका अपना क्या होगा? न्यूक्लियस या केंद्रक होगा। ठीक, सबका अपना क्या होगा? न्यूक्लियस या
केंद्रक, इसको हम क्या कह लेंगे, न्यूक्लियस, या इसी को हम कहेंगे क्या, केंद्रक। और अपर एपिडर्मिस मतलब ऊपरी बाह्यत्वचा और लोअर एपिडर्मिस के बीच में कुछ कोशिकाएं होंगी जो लंबाई में होंगी इस तरीके से, ठीक। पैरेन्काइमा सेल कहते हैं, 9th में पढ़े होंगे आप लोग इसको, या इन्हीं को हम बोलेंगे मीजोफिल सेल्स, या इसको हम क्या बोलेंगे, मीजोफिल सेल्स। इन सबको हम क्या बोलेंगे, मीजोफिल सेल्स। इनको हम क्या बोलेंगे, जो बीच में है इतने हिस्से में, मीजोफिल सेल्स, मीजोफिल सेल्स, या मध्य त्वचा उसको हम लोग हिंदी में कहते हैं, क्या लिखेंगे, मध्य त्वचा, या मीजोडर्मिस भी इसको इंग्लिश में हम लिख सकते हैं, ठीक है ना। चलो यहीं पे लिख दे रहे हैं, मीजोडर्मिस। इस भाग में पाई जाने वाली कोशिकाओं को हम क्या कहेंगे, मीजोफिल सेल्स, ठीक। अब कह रहा है कि इस भाग में जहाँ पर स्टोमेटा है उसके सामने कुछ खोखला भाग होगा, जैसे ये है, इस खोखले भाग को हम कहेंगे स्टोमेटल सैक, स्टोमेटल सैक। स्टोमेटल मतलब स्टोमेटा और सैक मतलब खोखला भाग। तो पत्तियों में स्टोमेटा के सामने कुछ खोखले भाग पाए जाते हैं जिसे स्टोमेटल सैक कहते हैं, जिसकी सहायता से गैसीय आदान प्रदान की क्या होती है, क्रिया होती है। और इसी हिस्से में कुछ कोशिकाएं ऐसी होंगी जिन्हें वैस्कुलर बंडल कहते हैं। क्या कहते हैं, वैस्कुलर बंडल, या हिंदी में उसको कहते हैं संवहन ऊतक, संवहन ऊतक। क्या कहते हैं हिंदी में, संवहन ऊतक। मैं यहाँ पे थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। जो संवहन ऊतक या वैस्कुलर बंडल है, टिश्यू भी कह सकते हैं, वैस्कुलर टिश्यू, यह दो प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर क्या होता है, बना होता है। एक कोशिका को कहते हैं फ्लोएम और दूसरे कोशिका को कहते हैं जाइलम। फ्लोएम को हम कहते हैं पोषवाह कोशिकाएं और जाइलम को हम लोग कहते हैं दारू कोशिकाएं, ठीक। और इन दोनों कोशिकाओं को जो आपस में जोड़ता है उसे कहते हैं कैम्बियम या एधा, और जाइलम और फ्लोएम को मिलाकर ही हम कहते हैं वैस्कुलर बंडल या संवहन ऊतक। तो अगर कह रहा है संवहन ऊतक या वैस्कुलर बंडल का निर्माण किसकी सहायता से होता है, तो दो प्रकार की कोशिकाओं से, जिसे जाइलम और फ्लोएम कहते हैं। यह दोनों कोशिकाएं एक दूसरे से कैम्बियम या एधा की सहायता से जुड़ी होती हैं, ठीक। इतनी बातें आप लोगों को पूरी तरीके से समझ में आ गई होंगी, ठीक है। अब कह रहा है कि अगर हम एक मीजोफिल सेल्स को क्या करें, बाहर निकाल लें। हम क्या करें, एक मीजोफिल सेल्स को यहाँ पे मान लो बाहर निकाल लिए, तो बीच में ये खोखला होता है जिसको कहते हो वैक्यूल, वैक्यूल, ठीक। या इसी को हिंदी में कहते हैं रिक्तिका, इसको हिंदी में क्या कह रहे हैं, रिक्तिका। और इस कोशिका में बहुत सारे केंद्रक और हरित लवक पाए जाते हैं, मतलब इसमें केंद्रक की संख्या क्या होती है, अधिक होती है। इसमें केंद्रक क्या होते हैं, अधिक होते हैं। और कुछ संरचनाएं ऐसी पाई जाती हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, या इसी को हम लोग हिंदी में कहते हैं हरित लवक, हरित लवक। तो अगर पूछे पौधे के पत्ती के किस भाग में हरित लवक की कोशिकाएं पाई जाती हैं, तो मीजोफिल सेल्स में, ठीक। अब कह रहा है कि इतनी चीज़ें मैं एक बार फिर से रिवाइज कर रहा हूँ क्योंकि मुझे मिटाने की ज़रूरत पड़ेगी इसकी, ठीक। देखो सीधे सीधे कह रहा है पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधे के किस भाग में होती है, तो पौधों को सामान्यतः 3 भागों में विभाजित किया जा रहा है, जिसे जड़, तना और पत्ती कहते हैं, जिसमें पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक होती है। यदि किसी पत्ती को लेकर उसके क्षैतिज काट की संरचना का अध्ययन किया जाए तो इसमें 2 भाग दिखाई देते हैं, और जिससे पत्ती की ऊपरी सतह चिकनी होती है उसे अपर एपिडर्मिस या ऊपरी बाह्यत्वचा कहते हैं, और जबकि निचली खुरदरी सतह को लोअर एपिडर्मिस या निचली बाह्यत्वचा कहते हैं।
जिसके बीच में पाए जाने वाली कोशिकाओं को मीजोफिल सेल्स कहते हैं, जो मीजोडर्मिस या मध्य भाग में पाई जाती हैं। ऊपरी त्वचा या अपर एपिडर्मिस के ऊपरी भाग में एक आवरण पाया जाता है जिसे क्यूटिकल या उपचर्म कहते हैं, जो काइटिन नामक पदार्थ का बना होता है। और अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिसे स्टोमेटा या रंध्र कहते हैं, जिसकी सहायता से पौधे गैसीय विनिमय की क्रिया करते हैं जिसे श्वसन कहते हैं। और अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस के बीच में पाई जाने वाली कोशिकाओं को मीजोफिल सेल्स कहते हैं, जिनके बीच में एक खोखला भाग होता है जिसे वैक्यूल या रिक्तिका कहते हैं, और उसमें केंद्रक पाया जाता है। और इसी भाग में पाए जाते हैं क्या, हरित लवक की कोशिकाएं। जबकि मीजोफिल सेल्स वाले हिस्से में ही पाए जाने वाली कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं, संवहन ऊतक या वैस्कुलर बंडल कहते हैं, जो दो प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बनी होती हैं, जिन्हें जाइलम और फ्लोएम कहते हैं। जाइलम और फ्लोएम की कोशिकाएं एक दूसरे से कैम्बियम या एधा नामक पदार्थ से जुड़ी होती हैं या संरचना से जुड़ी होती हैं, जिन्हें आपस में मिलाकर वैस्कुलर बंडल या संवहन ऊतक कहते हैं। इतनी बातें अच्छी तरीके से आप लोगों को समझ में आ गई होंगी, ठीक है ना। अब मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा जो पत्तियों में जो छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिसको हम स्टोमेटा कहते हैं उसके बारे में। तो फिलहाल अभी जगह है नहीं तो मैं मिटाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे किसको, इस हिस्से को, ठीक। इतने में मैं समझा लूँगा आप लोगों को। देखो, अगर इस हिस्से की बात की जाए स्टोमेटा की, तो ये दो किनारे पर सेल्स हैं। इन दोनों सेल्स को या इन दोनों सेल्स को, यहाँ भी स्टोमेटा है, इन दोनों सेल्स को कहेंगे हम गार्ड सेल, या हिंदी में हम इसको कहते हैं, कट नहीं रहा, नहीं ठीक है, रक्षक कोशिकाएं। रक्षक कोशिकाएं, गार्ड सेल या रक्षक कोशिकाएं। तो दो गार्ड सेल मिलकर आपस में क्या बनाते हैं, स्टोमेटा। तो मान लो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, ये पहला हो गया गार्ड सेल और ये दूसरा गार्ड सेल, ठीक है, दिख रहा है, हाँ। इन दोनों को क्या बोलेंगे, गार्ड सेल। और इसके चारों तरफ कुछ कोशिकाएं पाई जाएंगी जिनको हम बोलते हैं सहायक कोशिकाएं या सब्सिडियरी सेल, ठीक। स्टोमेटा कुछ इस तरीके से होता है और एग्जाम में ये बनाने के लिए भी आता है, ठीक। चलो, बनकर पूरी तरीके से क्या हो गया, ये भी तैयार हो गया। तो ये हो गया हमारा स्टोमेटा, ठीक। तो किनारे पर ये जो दोनों कोशिकाएं हैं, इन दोनों कोशिकाओं को, मतलब इसको और इसको, क्या हुआ यार, एक मिनट, इन दोनों कोशिकाओं को, चलो, इसको और इसको, इन दोनों को बोलेंगे हम गार्ड सेल या रक्षक कोशिकाएं। ऐसे टाइम पे इंक खत्म होता है, चलो ठीक है। इन दोनों को क्या बोलेंगे, गार्ड सेल या रक्षक कोशिका। तो अगर पूछेगा स्टोमेटा या रंध्रों का निर्माण किन दो कोशिकाओं के मिलने से होता है, तो उन दोनों कोशिकाओं को कहते हैं गार्ड सेल या रक्षक कोशिका। तो जब दो गार्ड सेल या रक्षक कोशिकाएं आपस में मिलती है तो बीच में एक छिद्र का निर्माण होता है जिसे स्टोमेटा या रंध्र कहते हैं, ठीक। दूसरा कह रहा है गार्ड सेल में जो इनर लेयर है ये थिक होता है, मतलब कैसा होता है, मोटा होता है, और जो आउटर लेयर होता है वो क्या होता है, थिन होता है। तो जो आउटर है वो क्या है, थिन या पतला, और जो इनर है वो क्या है, थिक या मोटा। तो गार्ड सेल या रक्षक कोशिकाओं का अंदर वाला भाग मोटा होता है जबकि किनारे वाला भाग पतला होता है। गार्ड सेल की कोशिकाओं में अनेक केंद्रक और हरित लवक की कोशिकाएं पाई जाती हैं, जैसे यहाँ पर थी। तो इसमें भी क्या होगा, न्यूक्लियस या केंद्रक, और इसमें भी क्या होगा, क्लोरोप्लास्ट। और गार्ड सेल के चारों तरफ पाए जाने वाली कोशिकाओं को कहते हैं क्या, सहायक कोशिका। सहायक कोशिका या सब्सिडियरी सेल, क्या बोलेंगे, सहायक कोशिका या सब्सिडियरी सेल। तो इतना हिस्सा होता है हमारे स्टोमेटा वाले हिस्से में, ठीक है ना, रंध्र की सहायता से। तो पत्ती की संरचना आप लोगों को पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी। तो एक पत्ती है जिसकी संरचना में आंतरिक इस तरीके से क्या हो गया, समझ में आ गया।
अब अगर इसमें से हम मीजोफिल सेल्स ले तो हमको क्या मिलेगा, एक क्लोरोफिल की कोशिका। तो मैं मिटा के उसको बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तब तक अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो इसको ले सकते हैं, ठीक। अब मैं इसको हटा रहा हूँ, ठीक। चलो, वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, आराम से देखिएगा इसको, ठीक है। 25 मिनट का तो हो ही गया है। देखो, तो बीच से अगर मैं एक मीजोफिल सेल्स निकाल लूँ ऐसे, तो इसी में बोल रहे थे कि बहुत सारे क्या होंगे, केंद्रक। ये क्या है, मीजोफिल सेल। इसमें है न्यूक्लियस और इसी में है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट या इसी को कह रहे हैं हरित लवक, और इसको क्या कहेंगे, केंद्रक। अब इस हरित लवक को अगर हम माइक्रोस्कोप में देखें सूक्ष्मदर्शी की सहायता से, तो वो कुछ इस तरीके से दिखेगा, ठीक। ये हो जाएगा आउटर लेयर, या इसी को हम क्या कहेंगे, बाह्य त्वचा। ये हो जाएगा इनर लेयर, या इसे कहेंगे अंतः त्वचा, ठीक। और इस पूरे चपटे हिस्से को हम कहते हैं स्ट्रोमा। क्या कहेंगे, स्ट्रोमा, ठीक। और इसमें मेटामॉर्फिक या सिक्के के समान संरचनाएं पाई जाती हैं। तो किसी एक को लिखना होगा तो हम लिखेंगे थैलेक्वाइड, ठीक। और पूरे समूह को अगर लिखना होगा कि ये पूरा इकट्ठे क्या है, तो इसको हम कहेंगे ग्रैनम। मतलब बहुत सारे थैलेक्वाइड मिलकर ग्रैनम का निर्माण करते हैं, ठीक। तो ऐसे ही बहुत सारे ग्रैनम इसमें पाए जाते हैं जो एक दूसरे से जुड़े होते हैं, और जिसकी सहायता से आपस में जुड़े होते हैं उस संरचना को कहते हैं लैमिनी या लैमिना। क्या बोलेंगे, लैमिनी या लैमिना। तो ये हो जाएगा एक हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट की संरचना। और इसी में पाए जाएंगे राइबोसोम के छोटे छोटे क्या कण। क्या पाए जाएंगे, राइबोसोम के छोटे छोटे कण। तो ये संरचना किस में है, पत्ती में, ठीक। गर्मी तो दिमाग खराब कर दे रहा है यार। चलो ठीक है, अब मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण। देखो, मान लो, इसको तो हटा ही दो थोड़ी देर के लिए। मान लो ये कोई पौधा है, इसमें से निकली होगी क्या, इसकी पत्तियां, और पत्तियों में है क्या, स्टोमेटा या रंध्र, और स्टोमेटा और रंध्र के आसपास है मीजोफिल सेल्स, और पत्तियों में ही पाया जा रहा है क्या, क्लोरोफिल या क्लोरोप्लास्ट। तो मिट्टी में, अब सारी चीज़ें याद करो, मिट्टी में 4 प्रकार के जल थे, जिसमें से पौधे किस जल को अवशोषित कर रहे थे, केवल केशिका जल को। किसकी सहायता से, रूट हेयर या मूल रोम की सहायता से, ठीक। तो पौधे मिट्टी से मूल रोम की सहायता से जल अवशोषित करते हैं। किस जल को, केशिका जल को। क्यों, क्योंकि यह तरल पदार्थ के रूप में पाया जाता है। और वायुमंडल से स्टोमेटा या रंध्रों की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्रहण करते हैं। किसकी सहायता से, रंध्रों की सहायता से। तो पौधे मिट्टी से केशिका जल अवशोषित करते हैं मूल रोम की सहायता से, और वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्रहण करते हैं रंध्रों की सहायता से। और पत्तियों में क्या पाया जाएगा, हरित लवक। और ये जहाँ पेड़ है वहाँ आसपास क्या होगा, सूर्य, और सूर्य का प्रकाश तो पत्तियों पर पड़ेगा ही, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं।
ठीक। तो अब इसकी परिभाषा हम क्या लिखेंगे प्रकाश संश्लेषण में, प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, तो प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस किसे कहते हैं, तो उसमें लिखेंगे पौधे मिट्टी से मूल रोमों द्वारा केशिका जल को अवशोषित करते हैं और इसी समय वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड रंध्रों द्वारा ग्रहण करते हैं और पत्तियों में उपस्थित हरित लवक की सहायता से सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अवशोषित जल द्वारा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं और यह क्रिया पत्ती के क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक वाले भाग में संपन्न होती है और इस क्रिया को हम क्या कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। ठीक। अब कह रहा है कि सूर्य के प्रकाश को पत्ती का कौन सा भाग अवशोषित करता है, तो वो करता है कौन, ग्रैनम। तो ये सनलाइट को क्या करता है, सनलाइट को अवशोषित करने का काम करता है, किस क्रिया में, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में। और हरित लवक में दो संरचनाएं हैं, एक स्ट्रोमा, दूसरा है ग्रैनम। ग्रैनम का काम है अवशोषित जल द्वारा ऑक्सीजन गैस का निर्माण करना और जबकि स्ट्रोमा का काम है अवशोषित कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा ग्लूकोज या भोजन का निर्माण करना। तो इतनी क्रिया होती है इसमें हरित लवक में। तो अगर पूछेगा हरित लवक का कौन सा भाग सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है, तो वो करता है कौन, ग्रैनम। और कह रहे सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करके वो करता क्या है, तो अवशोषित जल द्वारा किस जल, कौन से जल, केशिका जल द्वारा क्या बनाता है, ऑक्सीजन। और स्ट्रोमा का काम है कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से क्या बनाना, ग्लूकोज या भोजन। तो हरित लवक में इस तरीके से किसका क्या काम है वो डिसाइड हो जाएगा। दूसरा, अगर पूछे परिभाषा कैसे लिखेंगे, ठीक, किसका, प्रकाश संश्लेषण का, तो इसको मिटा के मैं थोड़ा सा फिर से सही से लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक, इसको मिटा के मैं पूरा लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो कह रहा है कि एक रिएक्शन दिया है बुक्स में 6 CO2 प्लस 12 H2O, एरो लगा के लिखा है C6H12O6 प्लस 6H2O प्लस 6O2। ठीक, ये डिफिनीशन लिखा है प्रकाश संश्लेषण वाले में। ठीक, अब मैं इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, ठीक है ना, एकदम ध्यान से समझना। तो कह रहा है कि जो पौधा है, ठीक, वो मिट्टी से क्या करेगा, जल अवशोषित करेगा और वायुमंडल से पत्तियों में उपस्थित रंध्रों द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करेगा और सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में हरित लवक की सहायता से क्लोरोफिल, हरित लवक की सहायता से अवशोषित जल द्वारा ऑक्सीजन और अवशोषित कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा ग्लूकोज का निर्माण करता है और साथ ही में वाटर और ऑक्सीजन तो है ही। तो प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा में हम क्या लिखेंगे कि सभी हरे पौधे भूमि से या मिट्टी से जल अवशोषित करते हैं और वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हरित लवक की सहायता से अवशोषित जल द्वारा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा ग्लूकोज का निर्माण करते हैं और इस क्रिया में ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है या निकलती है। अब मेन हिस्सा ये है कि इसका रिएक्शन पूछता है, तो इसमें हम इसको लिखेंगे, ये तो मैं इस परिभाषा लिखने की बात करूँ तो इसमें लिखेंगे पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड के 6 अणुओं के साथ मिलकर तथा जल के 12 अणुओं के साथ मिलकर ग्लूकोज के 1 अणु तथा जल के 6 अणुओं व ऑक्सीजन के 6 अणुओं का निर्माण करते हैं। यह क्रिया सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हरित लवक की सहायता से होती है। इतनी चीज़ हम उसको लिखेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे लिख लेंगे सनलाइट और यहाँ लिख लेंगे क्लोरोफिल या हरित लवक। अब देखो मैं थोड़ी सी इसमें समझाने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि जो अवशोषित जल है उससे क्या बन रहा है, ऑक्सीजन, और ये किसका काम था, ये काम था ग्रैनम का। ग्रैनम तो आप समझ ही रहे होंगे, जो इस तरीके से था, बहुत सारे थैलेक्वाइड के मिलने से बना हुआ था। ठीक,
और जो कार्बन डाइऑक्साइड से ग्लूकोज बना रहा था भोजन, उसका काम था कौन सा, इसका, जिसको हम क्या कह रहे थे, स्ट्रोमा। तो अगर पूछेगा पत्ती के किस भाग में ग्लूकोज या भोजन का निर्माण होता है, तो हरित लवक के स्ट्रोमा वाले भाग में। पत्ती के किस भाग में ऑक्सीजन गैस का निर्माण होता है, तो वो होगा किसके, ग्रैनम वाले भाग में, हरित लवक के। पूछेगा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन गैस का निर्माण किसकी सहायता से होता है, तो वो होता है जल की सहायता से। पूछेगा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ग्लूकोज का निर्माण किसकी सहायता से होता है, तो वो होता है किससे, कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से। अब कुछ चीज़ें, पौधे जल द्वारा ऑक्सीजन गैस का निर्माण दिन के समय में करते हैं, इसलिए इस रिएक्शन को, मतलब किस रिएक्शन को, जब जल की सहायता से क्या बनता है, ऑक्सीजन, इस रिएक्शन को कहते हैं लाइट रिएक्शन, या इसी को हिंदी में कहते हैं प्रकाशिक अभिक्रिया, जिसके बारे में बताए थे हिल नामक वैज्ञानिक ने। इसलिए इस क्रिया को हिल रिएक्शन भी कहते हैं या हिल अभिक्रिया भी कहते हैं। इस क्रिया को हिल अभिक्रिया भी कहते हो। ठीक। दूसरा, जो कार्बन डाइऑक्साइड से ग्लूकोज बनता है, ये बनता है रात्रि के समय, इसलिए इसे डार्क रिएक्शन या अप्रकाशिक अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, अप्रकाशिक अभिक्रिया। और इसके बारे में जो जिन्होंने बताया था उनका नाम था ब्लैकमैन, इसलिए इसे ब्लैकमैन रिएक्शन या ब्लैकमैन अभिक्रिया भी कहते हैं। तो इतनी चीज़ें हैं सीधे किसमें, प्रकाश संश्लेषण में। तो शुरू से मैं इसको समझाने की कोशिश फिर से करूँगा, तो डिजिटल बोर्ड है नहीं तो फिर से वापस चले जाएं, तो एक बार फिर से देखिएगा, अच्छे से समझ में आएगा पूरी तरीके से। हाँ, एक चीज़ और समझा दें आप लोगों को इसी वक्त, छोटा सा टॉपिक है। अगर मैं कहूँ, ठीक, चलो ठीक है, देखो जितने भी प्लांट हैं और एनिमल है, ये दोनों क्या कर रहे हैं, श्वसन कर रहे हैं। तो चाहे पौधे हों या जंतु हो, दोनों श्वसन की क्रिया में कौन सी गैस ग्रहण करेंगे, ऑक्सीजन, और कौन सी गैस छोड़ेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है कि पौधे ऑक्सीजन गैस ग्रहण करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं, इस चक्कर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो पौधे और जंतु दोनों श्वसन की क्रिया में ऑक्सीजन गैस ग्रहण करते हैं और दोनों कार्बन डाइऑक्साइड गैस को छोड़ते हैं। और इस कार्बन डाइऑक्साइड को जो वायुमंडल में छोड़ा गया है उसे पौधे ग्रहण करते हैं किस क्रिया में, प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस की क्रिया में। और क्या बनाते हैं, ऑक्सीजन गैस, साथ ही ग्लूकोज या भोजन। तो अगर पूछे पौधे कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्रहण करते हैं तो हाँ, पर वो किस क्रिया में, प्रकाश संश्लेषण में। लेकिन अगर पूछे पौधे ऑक्सीजन गैस ग्रहण करते हैं तो हाँ, तो वो किस क्रिया में, श्वसन में। तो पौधा हो या जंतु दोनों सांस लेने की क्रिया में ऑक्सीजन ग्रहण करेगा, पर छोड़ेंगे क्या, दोनों कार्बन डाइऑक्साइड, और उस कार्बन डाइऑक्साइड को फिर पौधे ग्रहण कर लेंगे, लेकिन किस क्रिया में, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में। तो ये कन्फ्यूजन कभी कभी बना रहता है। तो इतना ही है प्रकाश संश्लेषण कक्षा 10 में, इससे डिटेल में नहीं है। तो जैसे जैसे मैं लिखता गया हूँ, नोट्स बनाता गया हूँ, बोर्ड पे समझो, उस तरीके से आप लोग भी बनाइएगा और समझिएगा। और जब क्वेश्चन आंसर की बारी आएगी तो मैं कैसे समझाऊंगा इसको कि कैसे एग्जाम में लिखना है, फिगर क्या बनाना है, कितना टाइम देना है, कितनी थियरी लिखनी है। क्वेश्चन पूछेगा सीधे प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, इस क्रिया का सचित्र वर्णन कीजिए, तो सारे फिगर, सारे रिएक्शन पूरी तरीके से अच्छे से क्या होगा, लिखना होगा। तो चलिए, प्रकाश संश्लेषण आप लोगों को समझ में आया होगा। तो फिर मिलते हैं कभी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।